जय हिंद दोस्तों। आज हम 19 फरवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम 2019 के क्वेश्चंस को देखेंगे, पीवाईक्यू को, जो इजी थे रिलेटिवली, उसी को हम पहले देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम 2019 के क्वेश्चन को देखेंगे ही देखेंगे, पर साथ ही साथ 2019 के पेपर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो 2024 में पूछे गए थे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये 21 जून वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो 20 वाला है ये 2019 का क्वेश्चन है और पूछा हमें क्या गया था, भाई 21 जून को सन जो होता है वो कहाँ पे होता है। ओके कि 21 जून हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये अर्थ मान ली, ये उसका इक्वेटर मान लिया, सॉरी ये अर्थ हमारी, ये इक्वेटर, ये कैंसर, हम कैंसर पे लाई करते हैं ये वाले पे, उसका मतलब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर। और अगर इंडिया 21 जून को गर्मी महसूस करता है, उसका मतलब क्या है कि भाई 21 जून के टाइम पे जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। हमें पता भी है वैसे, पर अगर उधर नहीं याद आ रहा हो तो इस तरीके से आप खुद लॉजिक पे लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न एरिया में जो जो भी चीज है वहां पे सन रहने वाला, वहां पे गर्मी रहने वाली है। तो जो भी साउथ वाले हैं उनको तो हटा ही देते हैं, भाई कैप्रिकॉर्न हट गया हमारा और हमारा हट गया ये अंटार्कटिक वाला, ठीक है। बचा क्या कि भाई इक्वेटर पे, होराइजन पे एकदम ओवरहेड पे है, या फिर आर्कटिक पे यहाँ पे सेट नहीं होता है। देखो इक्वेटर पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई 21 जून के एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया पे सन जो होता है वो एकदम ओवरहेड पे रहता है, मस्त रहता है। और जो आर्कटिक एरिया होता है, आर्कटिक वाला, वहां पे तो सन सेट ही नहीं करता है। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो पॉसिबल, ये वैसे तो आना ही चाहिए, डायरेक्ट जियोग्राफी से सब, समझ लीजिए कि अगर आपको ये नहीं आता होता तो क्या करना था। भले आपने ये तब पढ़ लिया हो, ठीक है, आपने 2019 की एग्जाम दी हो ना दी हो अलग बात है, पर आपने पढ़ रखा हो कि हाँ अभी ये पीवाईक्यू पढ़ रखा है, तो फिर से 24 में सेम चीज पूछी गई थी कि भाई 21 जून को क्या होता है, कहाँ पे होता है हमारा सन, कहाँ पे ज्यादा सनलाइट पड़ती है 12 घंटे से भी ज्यादा। तो एक कैंसर तो डन है हमारा। और जैसे ही हम कैंसर डन करते हैं तो दो ऑप्शन तो निकल, दो ही ऑप्शन बचते हैं, 2 और 2 एंड 4। 2 एंड 4 में क्या है, आर्कटिक सर्कल, तो ऊपर ही क्या था, आर्कटिक सर्कल तो सेट ही नहीं होता है। तुम्हारे 2 एंड 4 सही आंसर हो गया। क्लियर। अगर सिर्फ आपने 19 का पेपर करके रखा है तो ये आंसर तो इजी पड़ता आपको एकदम ही, वैसे भी इजी है, ये स्टैटिक है जियोग्राफी में फिर भी। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 26 वाला देखो, ये भी 19 का ही क्वेश्चन है सारे। लिखा क्या गया है कि पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किन की मेथड है, किस में हमें काम आती है। भाई पॉसिबल है कि उस वक्त आपको आंसर न पता हो, पता होना चाहिए, बट स्टिल समझ लीजिए न पता हो। और आपने को तो कहा 19 का पेपर देना भी नहीं है ना, वो तो बीत चुका है। तो हमने अगर 19 का पेपर सॉल्व किया है और हमने देखा हो कि हाँ भाई पायरोलिसिस क्या होता है, गैसिफिकेशन क्या होता है, तो हमें ये आंसर बिल्कुल आता। ये 24 का क्वेश्चन था और ये डेफिनेटली आता। ये वैसे जो अपना नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी वाला क्वेश्चन था ना, उससे भी लिंक हो रहा था, बट इससे भी लिंक हो रहा है। देखो कैसे पूछा क्या गया कि भाई सस्टेनेबल फ्यूल में काम आएगा और ये सब चीजों से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे कनेक्ट हुआ, हुआ कनेक्ट कैसे? तो भाई ये जो पायरोलिसिस है और गैसिफिकेशन है, ये सब चीजें होती है ना, वो सिस्टम है। पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन सिस्टम है, मेथड है, प्रोसेस है। इस प्रोसेसेस को करते हुए ही हम वेस्ट वाटर स्लज को, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज को, कॉर्न को, वुड मिल वेस्ट को, सबको इन फ्यूल कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब आपने अगर ये प्रोसेस पढ़ी होती कि हाँ ये प्रोसेस किसके काम आती है, तो आपको ये इजीली आ जाता कि यस भाई एग्रीकल्चर रेसिड्यूज जो होती है उसको हम गैसिफिकेशन करते हुए तो फ्यूल में बनाते हैं। तो क्लियर हो गया। फिर वुड मिल वेस्ट है, गैसिफिकेशन होता है, पायरोलिसिस होता है, कौन ग्रेन है, पायरोलिसिस से आप कर पाओगे। फिर बहुत सारी मेथड्स होती है। वेस्ट वाटर स्लज भी सेम। अभी देखो वेस्ट वाटर स्लज के लिए एक और भी टर्म है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोथर्मल लिक्विडेशन। लिक्विडेशन अभी समझ लीजिए कि 25 में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोथर्मल लिक्विडेशन और वहां पे ये वेस्ट वाटर स्लज हो तो क्या आपको आएगा? या फिर सिर्फ यही पूछा और नीचे ऑप्शंस हो तो क्या आएगा? यस अभी हमें आएगा। तो बस वही चीज देखनी थी कि अगर हम ये प्रोसेस पढ़ के जाते ना तो ये एकदम ईजी रहता, डायरेक्ट लिंक था, बस उल्टा सुल्टा पूछा था। यहाँ पे चीजें पूछी थी, यहाँ पे प्रोसेस पूछी थी। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर ये वाला देखिए, 24 वाला किधर गया, सॉरी 25। हाँ ये रहा, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन
नीचे दिए में से किन में काम आ सकता है, ठीक है, क्या क्या सही है उसके लिए स्टेटमेंट। सबसे पहला बोला भाई फ्यूल में काम आ सकता है, इंटरनल कंबशन के लिए, हाँ भाई सही बात है, आता ही है, हाइड्रोजन की कार तो चलती है। फिर इसको ब्लेंड करते नेचुरल गैस यूज करते हुए हीट और पावर जनरेट, यस कर सकते हैं, यूज एज अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, यस। अभी इसको ध्यान देना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, फ्यूल। और 24 में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फ्यूल सेल हाइड्रोजन, वही चीज है, सेम टू सेम वही चीज है। सिर्फ आप 19 का पेपर पढ़ के वो जो टॉपिक है वो पढ़ के जाते तो इम्पॉसिबल था क्या कि आपको नहीं आता, बिल्कुल आता, 100% आता। आंसर क्या होता, वाटर वेपर, क्योंकि हाइड्रोजन से वाटर वेपर निकलता है। अभी आप बोलोगे कि जबरदस्ती लिंकेज है, नहीं जबरदस्ती नहीं है, आपको पढ़ना क्या है वो मैं बता दूं। क्या एक एक ऑप्शंस पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो चीज हमारी क्वेश्चन में है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, और जो आंसर में है, मतलब देखो यहाँ पे आंसर क्या हो रहा था, वेस्ट टू एनर्जी हो रहा था ना, तो इसको वेस्ट टू एनर्जी एक बार पढ़ लेना। फिर यहाँ पे वाटर वेपर आ रहा था, वाटर वेपर एक बार पढ़ लेना। जो आंसर में है उसको पढ़ना है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको पढ़ना है, दैट्स इट। दूसरे ऑप्शंस को आप इग्नोर कर सकते हो, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे और एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि बायोफिल्टर्स, और वो क्या काम कर रहा है, रोल ऑफ बायोफिल्टर इन रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है, जो भी हो। नीचे बोला क्या गया है भाई, ये 3 स्टेटमेंट दिया और सही है, हमें मार्क करना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला क्या बोला है कि भाई प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, यस फिल्टर है ना, फिल्टर का काम ही क्या होता है, कोई भी चीज हो उसको ठीक करना, फिल्टर कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है, क्लीन कर देना सॉरी, यस सही है। फिर दूसरा क्या बोला है, कन्वर्ट एमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, तो भाई पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि फिल्टर कर रहा है तो पॉसिबल है कि जो एमिनो के कंटेंट्स होंगे उसको वो कन्वर्ट कर देता होगा, पॉसिबल है, मतलब हमें पता नहीं, चलिए इसको हम 50-50 में रखते हैं। आगे देखते हैं, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, अभी ये तो बोल रहा है किसी को इंक्रीज कर रहा है, क्या कोई भी फिल्टर कभी भी कोई मटेरियल को इंक्रीज कर सकता है, नहीं कभी भी नहीं कर सकता है, कोई भी फिल्टर हो, वो सिर्फ साफ करने का काम करता है, कोई चीज कन्वर्ट करने का काम करता है, किसी भी न्यूट्रिएंट को वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो गया हमारा, और वो कॉमन सेंस है, तो ये तो हम गलत कर ही सकते थे। अभी बचा क्या, ये हमारा सॉरी, ये हमारा सही है और ये गलत है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, या तो ओनली 1 सही होगा या फिर ओनली 2 सही होगा, बीच वाले में मुझे डाउट है कि यार पता नहीं क्या होगा। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर 50-50 में चांस लेना है तो हमेशा कौन सा चांस लेना है, जो मेजोरिटी में है, मतलब एक में डाउट है और दूसरा आता है तो आप 50-50 में दोनों को सही मान लो, ठीक है, यही चांस लेना और यही सही था। अभी अभी तो हमें पता भी है, चलो ये पुराना हो गया, अभी तो हमें पता है कि हाँ भाई अमोनिया को नाइट्रेट में करता है, सही बात है, बट इन 25 अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, यही करोगे जो मैं बता रहा हूँ। अब ये कैसे कनेक्ट हो रहा था, देखो यहाँ पे बायोफिल्टर्स है, पानी को ठीक करने वाली बात है। 24 का क्वेश्चन देखिए, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स, ये भी क्या है, ये बायोफिल्टर ही है, ठीक है। बायोफिल्टर तो क्या काम करेगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करेगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। अगर आप एक बार भी बायोफिल्टर्स पढ़ लेते ना तो आपको ये पढ़ने में आता। वैसे मेम्ब्रेन का मतलब भी क्या होता है, मेम्ब्रेन अगर आपके घर में आरओ फिल्टर्स होगा तो आपको पता होगा टाइम बाई टाइम आपको मेम्ब्रेन बदलना होता है, एक छोटा सा ऐसा होता है सिलेंडर शेप में, उसको बदलना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन चेंज करना है। मेम्ब्रेन स्टैंड फॉर जो वाटर को क्लीन करे, तो यस वाटर ट्रीटमेंट। और ये दोनों लिंक थी, दो बायोफिल्टर भी सेम है और मेम्ब्रेन भी सेम है, बायोरिएक्टर भी सेम है, तो इजी था ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे 2019 से हमारे 24 के क्वेश्चन रिपीट्स हुए हैं, और मैंने 23 से भी कनेक्ट करके दिया है, 21 से भी कनेक्ट करके दिया है। इन शॉर्ट यकीन मानिए मैं खुद भी करता जाता हूँ तो मुझे ज्यादा डे बाई डे ज्यादा पता चल जाता है। 24 में अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू से आ रहे थे, डायरेक्ट नहीं डेफिनेटली, बट वो जो पूछा गया है वही चीज पूछी गई है ब्रॉड थीम में, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन, उससे ज्यादा होंगे उससे कम नहीं, अप्रोक्स। और कोई तो कोई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो इजी है, कि भाई 5-10 क्वेश्चन ऐसे मान लो जो एकदम इजी है, वो तो आपको आ ही रहे हैं, तो अप्रोक्स आप उधर एस्टिमेट हम लगा दें तो भाई 55 तो आप करके आ ही सकते थे, एकदम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरे मैंने ऐसे डाले हैं जो एकदम इजी है, जैसे कि भाई सम स्पीशीज आर टर्टल हर्बीवोरस, सम स्पीशीज आर हर्बीवोरस, फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस एंड सम स्पीशीज स्नेक्स आर विविपोरस विविपेरस, तो यस भाई सब सही है।
क्योंकि सम अगर बोला जाता है तो हमेशा सारी स्पीशीज सही ही मान लेना, क्योंकि कोई तो ऐसी स्पीशीज होगी ही होगी, सही सही है, ठीक है। और ये वीवी पेरस का मैंने बता के रखा है, अगली बार अगर आता है क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। चलो मुझे बता दीजिएगा, मैंने वैसे बताया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये वीवी पेरस, फिर होता है ओवी पेरस, फिर होता है ओवी वी पेरस, ठीक है। ओवी पेरस, ओवीवी पेरस और वी पेरस, इसका मतलब क्या होता है मुझे बता देना। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या था, कोई अगर बायोमास हम जलाते हैं तो इस, या फिर बर्निंग करते हैं किसी क्रॉप की, तो क्या क्या रेसिड्यू में आ सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यस ऑफ कोर्स आ सकता है, मीथेन आ सकता है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सब कुछ आ सकता है। अगर समझ लीजिए आपको नहीं भी पता है तो चांस तो लेना पड़ेगा ना। आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पे मीथेन तो आता ही है, वो तो डन ही है, मीथेन तो आएगा ही आएगा, और सल्फर भी आएगा ही आएगा। चलो नहीं भी पता है पर फिर भी अगर चांस लेना तो ऐसे क्वेश्चन को सही ही मान लेना कि कुछ जला रहे हैं तो पॉसिबल है कुछ ना कुछ तो उसमें निकलेगा, क्योंकि इसमें क्रॉप है, अलग अलग क्रॉप हो सकती है ना, बहुत सारी क्रॉप हो सकती है। इसमें नाम तो इन्होंने नहीं दिया है कौन सी क्रॉप जला रहे हैं, तो कोई भी क्रॉप हो सकती है। और पॉसिबल है कि भाई एक क्रॉप जलाने से कुछ एक निकल रहा हो, दूसरी क्रॉप जलाने से कुछ दूसरा निकल रहा हो। तो यस भाई सही है। ये उधर दिमाग लगाना है आपको, आप समझोगे कि हाँ भाई मैं तो घास जला रहा हूँ या फिर जला रही हूँ और उधर से ओजोन निकल रहा है, नहीं भाई कुछ भी जलाओ ना, और कुछ भी जला रहे हो तो पॉसिबल है कि कुछ में कुछ भी निकल सकता है, तो सारे सही है। चलिए हो गया, अप्रोक्सीमेटली हमने 10 क्वेश्चन आज कर लिए और इतना मोर देन एनफ है, रोज हम इतने ही करते हैं। चलिए अभी हम न्यूज कवर करते हैं। सबसे पहले ना हम लोकेशन देख लेते हैं जो न्यूज में थी, ये वाला देख लो जो। तो भाई रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका हमारा था, ठीक है। कहाँ पे ये पड़ता है, तो सेंट्रल अमेरिकन में इस्थमस है, मतलब कि दो बड़े लैंडमास को एक छोटा सा लैंडमास को जोड़ता है, उसको इस्थमस बोलते हैं। बाजू की कंट्री निकारागुआ, पनामा, कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस कौन से है, तो कोर्डिलेरा है, वो कोर्डिलेरा दे तालामांका डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। फिर माउंट शीरीपो है यहाँ पे, वॉल्केनोज के इजाजू, वास और आरेनल। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, नाम वैसे भी हमें पता चल जाता है इसकी लोकेशन से ही। अभी देखो यहाँ का हम छोटा मोटा लोकेशन दूसरा भी देख ले तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ रही है। सबसे पहला ये भी है ना, ये भी एक इस्थमस है, ठीक है। इस इस्थमस का नाम क्या है, तो भाई तेहवान, अरे सॉरी छोटा कर लेता हूँ इसको, ये देखिए तेहवान तेपी, ठीक है। नाम थोड़ा हार्ड है बट इस्थमस ऑफ तेहवान तेपी, ये मेक्सिको का जो एरिया है वहां पे छोटा सा कनेक्शन बैठाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये क्या है, ये जमैका है। ये वाला जो हमारा एरिया पड़ रहा है, ये वाला एरिया कौन सा है, तो यहाँ पे युकातन पेनिनसुला पड़ता है, और इसके ऊपर हमारा जाता है युकातन चैनल, ठीक है, युकातन चैनल। उसके बाजू में ये जो कंट्री पड़ रही है वो कौन सी है, ये क्यूबा है। और फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आता है, बस और कुछ नहीं है, बस छोटा मोटा है, वो कुछ जरूरी नहीं है। हाँ ये पनामा कैनल है, वो तो आपको पता है, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं। बड़ी न्यूज देख लेते हैं पहले, चलिए। यस सबसे पहले ये वाली देखते हैं। रिमिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे, बस उसको देख लेते हैं। रिमिशन सबसे पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखो प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास कोई भी पर्सन है जो कि कन्विक्ट हुआ है, उसको माफ करने की कुछ कुछ पावर्स होती है, ओके। उसमें से एक पावर है वो हमारी रिमिशन है, ओके। देखते हैं सारी पावर्स क्या क्या होती है भाई, यहाँ पे आ जाइए, मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले पार्डनिंग पावर, तो बहुत सारी होती है, कौन कौन सी है भाई हमारे पास, तो पहली है कम्यूट, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव और पार्डन, ओके। सबसे पहले कम्यूट को देखते हैं। कम्यूट क्या होता है, तो भाई कोई भी अगर सजा हुई है उसका हम नेचर नहीं बदल रहे हैं, बट उसका अमाउंट, सॉरी उसका हम नेचर बदल रहे हैं बट उसका अमाउंट हम नहीं बदल रहे हैं, तो वो होगा कम्यूट। मतलब क्या है, एग्जाम्पल देख लो कि काला पानी की सजा हुई थी, इस काला पानी की सजा को मैंने नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया, बट टेन्यूर उसका सेम का सेम है, मतलब जो अमाउंट है, जो टेन्यूर है वो सेम है, पर जो मैंने सजा की टाइप थी उसको चेंज कर दिया, उसका नेचर चेंज कर दिया, ओके। काला पानी से इम्प्रिजनमेंट कर दी, तो ये हो गया कम्यूट। फिर होता है रिमिशन। रिमिशन में क्या है कि मैं सजा तो सेम रख रहा हूँ, काला पानी का काला पानी ही है, बट मैंने उसका टेन्यूर चेंज कर दिया कि अभी वो 5 साल से 2 साल हो गई है। ग्रेट है। तो रिमिशन में आप समझ गए कि भाई विदाउट चेंजिंग अ नेचर, इफ आई एम चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इट, तो हम उसको बोलेंगे रिमिशन, ओके। फिर है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या है, कोई भी स्पेशल केसेस में कुछ भी मैं चेंज कर देता हूँ तो अपना रिस्पाइट हो जाएगा। स्पेशल केस का हो सकता है कि कोई कैदी है,
वो विमेन है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब या फिर प्रेग्नेंट थे वो, जब भी आए थे तभी भी प्रेग्नेंट थे, तो वो स्पेशल केस हो गया। या फिर मैंने कोई क्राइम व्राइम किया है, समझ लीजिए 10 मर्डर मैंने कर दी है, बट मैं अंदर जाता हूँ तो और मुझे तो भाई एक्यूट कैंसर हो जाता है, तो हो सकता है मेरे इलाज के लिए मुझे कुछ ऐसे ही रियायत दी जाए, तो स्पेशल केस हो गया। फिर रिप्राइव हो गया। रिप्राइव में क्या है भाई, किसी भी चीज को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो टेम्पररी सस्पेंड कर देते हैं, टेम्पररी सस्पेंड, तो उसको रिप्राइव बोलेंगे। और फिर पार्डन हो गया। पार्डन में क्या है, कुछ भी हो, कुछ भी बंद कर सकते हैं पार्डन में, कैसा भी पार्डन दिया जा सकता है, पूरी तरीके से भी पार्डन कर सकते हैं कि भाई 100% आप फ्री हो अपने क्राइम से, कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों याद आपको क्या रखना है, देखो इसमें तो अमाउंट, जो नीचे वाले 3 है उसमें तो अमाउंट और नेचर तीनों हम बदल सकते हैं, बट जो ऊपर वाले 2 हैं, जो कम्यूट और रिमिशन है, उसको ही याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि कम्यूट और रिमिशन में नेचर और अमाउंट में फर्क देखने को मिलता है। ओके, छोटा सा यहाँ पे हमें पार्डन भी देखना है। पार्डन में क्या है, देखो पार्डन में गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं। कैसे? गवर्नर जो होता है वो पार्डन कर सकता है, बट पूरी तरीके से नहीं कर सकता है, नॉट एंटायरली। कैसे? कि समझ लीजिए किसी पर्सन को डेथ की सजा हुई है, तो डेथ को क्या माफी दे सकता है कि नहीं भी, माफ, इसको डेथ नहीं दी जाएगी अभी, नहीं, नहीं कर सकता है वो। बट हाँ, वो डेथ को कल चेंज कर सकता है, कम्यूट कर सकता है कि भाई डेथ के बदले इसको काला पानी की सजा दे दो, पर कंप्लीट माफी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फ्री कर दिया, निर्दोष कर दिया, वो नहीं कर सकता। बट हाँ, उसमें चेंज ला सकता है कि हाँ भाई इसको डेथ के बदले काला पानी दे दो, वो चल जाएगा, मतलब डेथ तो माफ हो गई, बट सजा वही की वही है। ओके, मतलब पार्डन इज देयर बट नॉट एंटायरली, पूरी तरीके से पार्डन नहीं। पर क्या प्रेसिडेंट भैया ये कर सकते हैं? तो यस, ये दोनों में कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ जो गवर्नर होते हैं वो कोर्ट मार्शल के केसेस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, पर क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर इज 161 और प्रेसिडेंट इज 72। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इधर से ही आएगा कि भाई गवर्नर के पास 100% पार्डनिंग पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है, दोनों को देख लेना। फिर कोर्ट मार्शल प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं ऐसा पूछेंगे वो, पर नहीं कर सकते हैं। और ये कम्यूट और रिमिशन में भी आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगातार बस पढ़ते रहना, 2-3 बार आप पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा, खत्म होगी बात। और देखो मैंने यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है नेचर प्रकृति अमाउंट मात्रा। क्यों? क्योंकि इसमें भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, कई बार इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड हो जा रही है। आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसमें भी बहुत जोल है, काफी समझ के मैंने ये लिखना पड़ रहा है। लक्ष्मीकांत में तो ऐसे ही दे रखा है, बट मुझे 2-3 बुक पढ़नी पड़ी प्रॉपरली बस इसे समझने के लिए। चलिए छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, इन शॉर्ट ये बस याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, यहीं पे न्यूज भी देख लेते हैं। रिमिशन क्या होता है? रिडक्शन इन मिटिगेशन ऑफ सेंटेंस इम्पोज इन कन्विक्शन विदाउट चेंजिंग नेचर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। 72 में प्रेसिडेंट के पास है और 161 में गवर्नर के पास है। फिर भाई उसके जुड़े हुए केसेस देख ले तो भाई माफाबाई मोतीबाई सागर केस, वहां पे क्या बोला है कि कोई भी पार्डनिंग होता है उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू कन्विक्ट, मतलब जो भी कन्विक्ट है उसकी बात एक बार सुन लो, ऐसे ही आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। फिर भी महेंद्र सिंह केस, वहां पे बोला है कि ये भाई कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको रिमिशन दिया ही जाए, आप ऐसा कोई राइट की तरीके से नहीं यूज कर सकते हो। और फिर कहर सिंह में बोला गया था कैन नॉट बी डिनाइड चांस ऑफ सेंटेंस टू रिमिशन, मतलब हाँ, डिनाई नहीं किया जा सकता है, यू कैन हैव अ चांस। ओके, भाई एक बार करना है तो कर लो, डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिर करे ना करे वो अलग चीज है। आपको इसमें से क्या याद रखना है? देखो ये 24 का ही केस है, कुछ गुजरात का शायद था, उसके रिलेटेड केस आया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हैंडल किया था, तो इसलिए एक बार ये देख लेना। ओके, चलिए फिर बाजू वाली न्यूज देखते हैं। रिसेंटली रेयर कल्याण चालुक्य एरा के हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ओके, सबसे पहले तो चालुक्यास, चालुक्यास कहाँ पे थे? तो जो हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया, फिर महाराष्ट्र कर्नाटक वाला एरिया हो गया, फिर उसका मध्य प्रदेश वाला एरिया, और उसके कुछ कुछ एक्सटेंट्स में हमें चालुक्यास देखने को मिलते थे। ओके, इसमें भी चालुक्यास स्पेशली, हम जब वेस्टर्न चालुक्यास की बात करते हैं तो ये चालुक्यास ऑफ बदामी के फ्यूडरीज थे, उसके डिसेंडेंट्स थे। वेस्टर्न जो चालुक्य थे उनके फर्स्ट किंग कौन थे? तो ताइला टू थे। ओके, वाज अ फर्स्ट किंग। कौन से एरियाज में रूल किया था? तो डेक्कन के एरियाज में रूल किया था। उनकी जो कैपिटल थी वो कल्याण थी। कल्याण मतलब कर्नाटका की बिदार। कौन से टाइम पीरियड के यहाँ पे थे ये? तो भाई अप्रोक्सीमेटली 900 से शुरू कर से 1200 तक। ओके, देखो अभी हर साल
एक आध डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे भाई विजयनगर से पूछा गया था और कंटिन्यूस पूछा गया था, फिर कैसे गुप्ता से पूछा गया था और वो भी कंटिन्यूस पूछा गया था, तो आपको उसका हल्का सा ध्यान रखना है। बट इस बार कौन सा पूछा जा सकता है, इस बार के लिए हमारे कुछ प्रिडिक्शंस है, जैसे कि सातवाहना पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है चोला चेरा पांड्या, जो संगमेद से थे, चोला चेरा और पांड्या, ठीक है। और एक और आपका बन जाता है, वो है चालुक्य, क्योंकि चालुक्य न्यूज में है तो पॉसिबल है कि पूछा जाए। एक और है पल्लवा भी है। पल्लवा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस में इसका क्वेश्चन आया था, तो एक बार कर लेना बेहतर है, बट चालुक्य सबसे पहले करके जाना। चलिए देखते हैं, चालुक्य के बारे में देख लेते हैं। हल्का सा हमने यहाँ पे देख लिया है, और ये कहाँ पे हमें मिला है, जो भी है वो, ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजेश्वर टेम्पल। ओके, तो बिजेश्वर टेम्पल पढ़ना हमारा फर्ज हो जाता है। फिर ये किन के बारे में बात कर रहा है, तो सोमेश्वर III भूलो कमल देव के बारे में बात कर रहा है, जो कि कल्याण चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे, ठीक है। चलिए दूसरी चालुक्यास की बात कर लें। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इधर देख नहीं सकते हैं, इसके लिए अलग से मुझे 20-30 मिनट का वीडियो बनाना पड़ जाए, तो यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। मेजर देख लेते हैं, तो भाई काशी विश्वेश्वरा टेम्पल एट लखुंडी, मल्लिकार्जुन एट कुरुवती, कालेश्वर टेम्पल एट बगाली और महादेव एट इतागी, ये उनके मेजर टेम्पल्स है। स्टेप वेल भी ये काफी बनाते थे, फेमस है इनके लिए। ये जो स्टेप वेल बनाते थे, ऑर्नेट स्टेप वेल, उसको पुष्करनी बोला जाता था, ओके, विच फंक्शंस एज ए रिचुअल बाथिंग प्लेस। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप समझ गए, रिचुअली बाथिंग होती थी। और ये कौन से टेम्पल में हमें पाई जाती है, मतलब मिलती है इसका एविडेंस, तो मानिकेश्वर टेम्पल इज लकुंडी। क्यों, देखो यहाँ पे वेल है और यहाँ पे भी नाम क्या है, कुंडी है, तो शायद आपको याद रह जाए। चलिए लिटरेचर देख लेते हैं इनका। तो संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर वहाँ के फेमस था। इनके मेजर अगर हम राइटर्स की बात करें, तो पंपा, रन्ना, दुर्गा सिम्हा और नागवर्मा। अभी देखो पंपा और रन्ना है ना, इनके साथ एक तीसरा नाम आप अगर जोड़ दो, पन्ना, तो ये तीनों का ट्रायो था इन कन्नड़ा लिटरेचर्स। कन्नड़ा लिटरेचर में बहुत इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और स्पेशली इन तीनों ने एक एक अपनी बुक, एक एक नहीं बहुत लिखी हुई है, बट इनके मेजर टेक्स्ट है जैन टेक्स्ट, जैना टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप ए डाल सकते हो, जैना टेक्स्ट। कौन कौन से है, तो भाई पंपा ने लिखी थी आदि पुराण, पन्ना ने लिखी थी शांति पुराण और रन्ना ने लिखी थी अजित नाथ पुराण। अभी देखो लास्ट ईयर ही हमारे ये जो लिटरेचर उनके राइटर होते हैं, उससे क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें हल्का सा तो करके ही जाना है, क्योंकि चालुक्य अगर न्यूज में है, तो चालुक्य के टाइम पे जो राइटर थे वो भी न्यूज में है ऑटोमेटिकली, तो हमें हल्का सा देख लेना। और ये जो है वो ट्रायो है, पंपा, पन्ना और रन्ना, इनका त्रिपुटी चलती थी, ट्रायो साथ में चलते थे, इसलिए मैं साथ में तीनों को बता रहा हूँ, ओके। फिर ये दुर्गा सिम्हा और नागवर्मन भी थे, बट उनके बारे में मुझे भी नहीं पता है और मैंने पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पढ़ जरूर लेंगे। अभी रिलीजन क्या है, तो भाई शैविज्म को वेरियस सेक्ट्स को फॉलो करते थे। वेरियस सेक्ट्स मतलब कि शैविज्म है, ठीक है, शैविज्म के भी अंदर दूसरे पार्ट्स हैं, उसको ये फॉलो करते थे भाई, जैसे कि आपका पाशुपत हो गया, पाशुपत अभी भी फॉलो होता है। फिर लकुलिश हो गया, लकुलिश हमारा उत्तराखंड के यहाँ पे उनकी बड़ी सी पहला हमारा मेंबर क्या अपना शिवलिंग पाया जाता है। और फिर कालमुख हो गया, ठीक है। लकुलिश शैविज्म ना ओल्डेस्ट शैविज्म बोला जाता है, और उनके लिए एक उत्तराखंड में फेमस टेम्पल है, शायद जगेश्वर टेम्पल है, जगेश्वर टेम्पल, मुझे पक्का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद जगेश्वर है, एनसीईआरटी में दिया रखा है, हम देख लेंगे बाद में। चलिए फिर यहाँ पे सेक्स की बात करें, तो भाई बासवना सेक्स भी काफी इसी के दौरान फैला था। बासवना के बारे में हमने पहली बात कर ली है। चलिए आगे देखते हैं अभी। फिर है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ने 10 साल कंप्लीट किए हैं। रिसेंटली देखो बहुत सारी स्कीम्स है हमारी, सब ने 10-10 साल कंप्लीट किए हैं, तो हमने आई वुड सजेस्ट कि भाई जो मेरी जो भी मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको अगर रिवीजन करना होगा तो आप वहीं से करोगे। तो जो भी हमारी 10 साल की है स्कीम्स, जो भी एक बार उन सबको पढ़ लेना। देयर इज वेरी हाई चांसेस कि कोई ना कोई स्कीम से 1-2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, फॉर श्योर बनेंगे, क्योंकि हर एक ने अगर 10 साल की है तो कुछ तो पूछेंगे ना, वो हर साल स्कीम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी प्रोबेबली हाई चांसेस किसके बन जाते हैं, इसके बन जाते हैं जो कि 10 साल कंप्लीट किए हैं, बहुत सारी स्कीम्स ने की है। उसमें से एक है हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड। देखो नाम से ही पता चलता है ना, ये हेल्थ कार्ड है, पर किसका, सॉइल का। तो सॉइल के बारे में ये चीजें बता रहा होगा, क्या क्या चीजें बताता है, तो देखिए सॉइल के बारे में ये सबसे पहले हमें बताता है कि भाई सॉइल का स्टेटस क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट इसके अंदर क्या पढ़ा हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का माइक्रो कंटेंट्स क्या है, मैक्रो कंटेंट्स क्या है सॉरी, फिर जिंक, फेरस, कैल्शियम, मैंगनीज,
ब्रोमीन, इन सब का भी माइक्रो कंटेंट्स क्या क्या है, सॉइल की पीएच क्या क्या है, फिर उसमें अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना पड़ा हुआ है, ये टोटल 12 पैरामीटर में हमारी बातें करता है। और इससे आप खुद सोचिए, आपको अगर पता चल जाता है कि आपकी सॉइल में क्या है कैसा है, तो आपके लिए फार्मिंग करना कितना ईजी हो जाएगा, राइट। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस सॉइल के अगर मैं राइस उगाता हूँ तो ठीक रहेगा, यहाँ पे मैं चने रखता हूँ तो ठीक रहेगा। यस, तो यही सबसे अच्छी बात होती है। यहाँ पे हर जगह पे हम सॉइल टेस्टिंग लैब बनाते हैं हर एक विलेज के अंदर ऑलमोस्ट, और साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल भी होता है जो कि इसके बारे में जनरेट करेगा डेटा। मैंने ये रूबरू में देखा हुआ है। रिसेंटली मैं एक रास्ते से आ रहा था, वहां पे विलेज से हम गुजर रहे थे, तब मैंने ये रिसेंटली देखा था कि अच्छा ऐसा भी कुछ हमारा बना हुआ फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसी चीज को हम रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो देर इज इम्पॉसिबल कि हम एग्जाम में भूल जाएंगे। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि आपके आजू बाजू जो चल रहा है ना, उसको हमेशा देखा कीजिए। इवन मैं तो जो दवाइयों का कंटेंट होता है ना, वो भी देखता हूँ कि शायद अगर पूछा जाए कि भाई ये कंटेंट होता है या फिर क्या होता है, तो हमें पता हो कि हाँ भाई ये काम में आता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कौन करवा रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करवा रहा है ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या क्या बात करें हम भाई, 25 करोड़ जितने हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट हो चुके हैं। नंबर ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इशू अप्रोक्स टू 16 लाख फार्मर टू 53 लाख फार्मर इंक्रीज हुआ है लास्ट हमारे 5 सालों में। ये हमारा सॉइल और लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया जनरेट करता है, और साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी मैप भी बनाता है। सॉरी इन शॉर्ट, सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया ने जनरेट किए हैं 1987 विलेज लेवल सॉइल फर्टिलिटी मैप। ओके, क्योंकि सर्वे का काम ही यही है, मैप बनाना और जनरेट किए हैं। चलिए आगे देखते हैं बेनिफिट क्या होता है इसका। तो यस भाई, अफोर्डेबल हो जाएगी सॉइल भाई, आपकी फर्टिलाइजर यूज कौन सा करना पता चलेगा, ऑप्टिमाइज में कर पाओगे, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन पता चलेगी, और टाइमली और एक्यूरेट रिजल्ट भी मिल पाएंगे। सब बकवास है। चलो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सॉइल हेल्थ कार्ड एवरी 2 साल में भाई फार्मर को रिलीज किया जाए, क्योंकि सॉइल बदलती रहती है। और लास्ट में प्रमोट करेगा सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ भाई किसके साथ ये मर्ज कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर ये मर्ज कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है हल्का सा, क्योंकि 2 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ओके, पीटलैंड। पीटलैंड सबसे पहले तो हमारे एरिया में हमारी अर्थ पे सिर्फ 3% जितना एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। बट कार्बन सिक्वेस्टर की बात करें तो ये भाई अर्थ का सबसे लार्जेस्ट कार्बन सिक्वेस्टर है। बहुत सारा कार्बन ये स्टोर करके रखता है। ओके, दूसरे क्या क्या इसके फायदे हैं, तो देखो नेचुरल बफर प्रोवाइड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और लिवलीहुड प्रोटेक्शन में काम आता है, क्योंकि ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं। जैसे वेटलैंड है, वेटलैंड जैसा ही पीटलैंड है। पीटलैंड होता क्या है, सॉरी यार वो तो बताया नहीं, आई थॉट पता होगा, बट ठीक है। इट इज टेरेस्ट्रियल वेटलैंड, क्योंकि पीटलैंड, पीटलैंड बनता कैसे है, पीट प्लस वेटलैंड, तो आपका बन जाएगा पीटलैंड, पीट प्लस वेटलैंड। तो भाई ये टेरेस्ट्रियल वेटलैंड है, ये एक ही सिस्टम है, ऐसी इकोसिस्टम है जहाँ पे वाटर लॉक कंडीशन होती है, और थोड़े टाइम तक यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो धीरे 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 करके डिकम्पोज हो चुका होता है, और बहुत सारा डिकम्पोज हुआ मटेरियल भी पड़ा होता है, तभी वो पीट बनता है। ठीक है, पीट इज सम काइंड ऑफ मटेरियल जो कब बनता है, कोई भी चीज डिकम्पोज हो चुकी है, प्लांट मटेरियल है, एनिमल्स के फॉसिल है, सब कुछ डिकम्पोज हो चुका है और वो पड़ा हुआ है, उसको हम पीट बोलते हैं। सॉइल के साथ मिलकर पड़ा हुआ है तो वो पीट है। और यही पीट वाली सॉइल के अंदर या फिर जमीन के अंदर हमारा पानी भरा हुआ है कोई एरिया में, वाटर लॉक कंडीशन है, तो वो पीट लैंड हो गया हमारा। ओके, चलिए इसके फायदे भी आपको पता है कि भाई हाँ भाई काम आता है, ये सब नॉर्मल है। ओके, अभी दिक्कत क्यों है भाई, तो पीट लैंड इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर भी इसका कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही बकवास है। अब सोचिए, सिर्फ 17% ऑफ पीट लैंड है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आते हैं। फिर बायोम की बात करें तो भाई बोरियल पीटलैंड 16% जितना ही है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर है। और ट्रॉपिकल पीटलैंड या फिर ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात करें तो वो 27 प्रोटेक्टेड एरिया में है, और 8% जितने स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज में। ये क्या आपको याद रखने की जरूरत है, नहीं कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रखना कि जो नंबर है उसके प्रोटेक्टेड एरियाज का वो कम है, दैट्स इट, एकदम कम है, बस उतना आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर उल्टा सुल्टा पूछते हैं तो हमें पता होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि मैंग्रोव्स जो है वो 42% प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर है, सॉल्ट मार्सेस जो है 50% में है, और प्रोटेक्टेड वाइल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो 38% जितने हैं। ये क्यों सब बताया गया है कि देखो अगर ये सब भी जरूरी है, ये मैंग्रोव मार्शलैंड ये सब जरूरी है, तो पीटलैंड भी जरूरी है। इसको तो आप सबको ऑलमोस्ट 50% में कंजर्व करके बैठे हो, जबकि पीटलैंड 20% भी बहुत कम है। तो ये हमें
कंपैरिजन दिया गया है। इनिशिएटिव क्या क्या है भाई, पीटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव है, रामसर कन्वेंशन है, पीटलैंड वेटलैंड रिजुनेशन प्रोग्राम है और अमृत धरोहर स्कीम है। अमृत धरोहर में हमने कल परसों ही इसकी बात की गई है, राइट, कि भाई हम आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करते हैं। ये मुझे बताइए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हम लेक बनाने वाले हैं, अमृत सरोवर बनाने वाले, अरे सॉरी एक लेक के अंदर कितने बनाने वाले हैं, अभी मैं लिख देता, तो आप मुझे वो कमेंट में बता देना। चलिए आगे देखते हैं। फिर है इंडिया और कतर के टाइज। अभी देखो कतर के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट तो नहीं बोलना चाहिए, आमिर, ठीक है, कतर के आमिर जो थे वो रिसेंटली इंडिया के विजिट किए हैं, इसलिए हमारे बहुत सारे टाइज और बड़े हैं। अभी देखो कतर, सबसे पहले तो न्यूज में आपको पता होना, लोकेशन पता होनी चाहिए न्यूज में है तो ये छोटा सा एरिया है, ये हमारा कतर है, ठीक है। ये वाला जो गल्फ है वो कौन सा गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे जो स्ट्रेट है वो कौन सा स्ट्रेट है, तो वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये क्या है, तो गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। हमारा ये है ना कोड है ना PHO। और नीचे हम जाते हैं तो क्या है, रब्बा, रेड सी, बाबल मंदब और गल्फ ऑफ एडन। चलिए आगे देखते हैं। कतर के साथ हमारे टाइज की बात करें, ये सब तो ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, हटा दे सकते हैं आप, ऐसे ही है भाई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में जो दिक्कत है उसको बात कर रहे हैं, और हटाइए, कुछ काम का नहीं है। इंडिया कतर के टाइज की बात कर ले तो भाई 14 बिलियन जितना ट्रेड होता है। कतर से हम क्या सबसे ज्यादा लेते हैं, तो LNG लेते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सबसे ज्यादा लेते हैं, लार्जेस्ट सप्लायर है, 40% जितना इंपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। कतर और के साथ हमारे डिफेंस टाइज भी है, जैसे कि बायलैटरल एक्सरसाइज हमारी ज़ैर अल बहर नेवल एक्सरसाइज है, और डिमडेक्स, ठीक है। डिमडेक्स इज दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, डिमडेक्स। कल्चर रिलेशन की बात करें तो हमारा एग्रीमेंट ऑन कल्चरल कोऑपरेशन है, और इंडियन कल्चरल सेंटर इन कतर के अंदर हमने बनाया हुआ है। ग्रेट। पीपल टू पीपल टाइज में तो भाई बहुत ज्यादा पीपल इंदौर रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8,30,000, 830। ग्रेट। दूसरा क्या कुछ याद रखने की जरूरत है, नहीं, अभी के लिए तो याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ना छोटी सी चीज याद रख लीजिए, कतर का ही है तो थोड़ा सा देख लेना, अच्छी बात है। यहाँ पे जो ये छोटा सा चीज पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, गल्फ होगा या बे होगा, बे होगा, राइट। अभी बे है तो ये कौन सा बे है, तो ये बे है दाऊद सलवा बे। लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यस, दहत सलवा बे, ये वाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे गल्फ ऑफ बहरीन भी आता है, यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं तो ये वाला बहरीन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बीच में पड़ेगा ये पड़ेगा गल्फ ऑफ बहरीन, बहरीन या फिर बहरीन। और ना यहाँ पे जो छोटा सा एरिया आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे कतर के छोटे छोटे आइलैंड्स पड़ते हैं। ये आइलैंड्स का नाम क्या है, तो भाई हवार आइलैंड्स है, हवार, ठीक है। बस इतना छोटा सा याद रख लीजिए, काफी होगा। और ना यहाँ पे उल्टा बताया रखा है। अभी मुझे बताइए कतर क्या UAE के साथ बॉर्डर बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है। यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे ना ऐसे बनाता है, ये छोटी सी बॉर्डर बनती है, ये UAE है, पर इन लोगों ने ठीक से नहीं बताया है। चलिए हटाइए। और हाँ ये बताइए, चलिए ये वाला जो है ये क्या है, तो ये ओमान का हिस्सा है। अगेन इन लोगों ने ठीक से नहीं बताया, मैप में ठीक से नहीं है, वी कैन इग्नोर इट। चलिए इतना आप ध्यान रखना, हवार आइलैंड, ठीक है, फिर गल्फ ऑफ बहरीन और दावत दावत सलवा बे। ठीक से लिखा हुआ नहीं है यार, रुकिए मैं मिटा देता हूँ, अभी ठीक है, राइट, दावत सलवा बे। चलिए आगे देखते हैं। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, भाई लगातार इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से जो हमारा वाटर गैप है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। वाटर गैप क्या होता है, सबसे पहले तो भाई अब देखो, आप जितना भी वाटर आपके पास है और जितनी आपकी जरूरत है उसके बीच में जो भी गैप होगा उसको हम बोलेंगे वाटर गैप। ओके, यहाँ पे क्या है, रिन्यूएबल वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर कंजप्शन, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका वाटर गैप। ओके, उसका मतलब क्या है, समझ लीजिए कि आपके पास टोटल रिचार्ज जो है, वाटर का रिचार्ज, वाटर इन शॉर्ट आपके पास पड़ा हुआ है 100 लीटर, ठीक है, और आपका यूज कितना है, तो यूज है आपका 120 लीटर, तो जो वाटर गैप है वो कितना हो जाएगा, 20 लीटर का वाटर गैप हो गया। तो बस यही लगातार बढ़ता जा रहा है, वही न्यूज में था। क्यों बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। अभी के लिए कितना वाटर गैप है, तो 458 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, जितना बहुत ही बड़ा है। चलिए इंडिया के स्पेसिफिक हम बात कर लें तो हमारा भी डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है, स्पेशली हम टॉप में आते हैं US और चाइना के साथ साथ। इट इज प्रोजेक्टेड टू सी मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग वार्मिंग सिनेरियो। हटाइए, कुछ काम का नहीं है।
वाटर गैप्स कहाँ पे एक्सपेक्टेड राइज हमें देखने को मिल रहा है, तो भाई गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी रिवर बेसिन में देखने को मिल रहा है। स्टेटस क्या है हमारा भाई, तो 18% जितनी पॉपुलेशन जो हमारी है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन जितने पीपल हैं वो वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, बट वाटर रिसोर्स की बात करें तो वर्ल्ड की सिर्फ 4% है। मतलब वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे पास है, बट वाटर रिसोर्स सिर्फ 4% है, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। फिर 2030 के भाई हम बात करते हैं तो डिमांड और राइज कर जाने वाली है, और ये 6% ऑफ जीडीपी लॉस हमें करवाएगी एज पर नीति आयोग, क्योंकि हमें पैसा और ज्यादा देना पड़ेगा इस बारे में। फैक्टर्स क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन है, एक्सट्रैक्शन हम ज्यादा करते जा रहे हैं, पूरा वाटर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो कोई बताने के मतलब नहीं है। मतलब देखो, ग्राउंड वाटर से भी क्वेश्चन आ चुका है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से भी, फिर पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आ चुका है, दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज तो नॉर्मल है, उससे तो आया ही आया है। चलिए हटाइए, ये सब कुछ खास काम का नहीं है, बस आपको डेटा यही याद रखना है कि भाई एज पर नीति आयोग जो हमारा वाटर स्कार्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि जीडीपी में 6% जितना लॉस करवाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेजर्स क्या क्या है वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो नेचुरल वाटर मिशन है, अटल भूजल योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ओके, चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। ये सब तो हमने देख लिया है। यस, यहाँ पे से आ जाइए। सबसे पहले है ओपेक। ओपेक क्या था भाई, तो ये कार्टल, ये एक ग्रुप है, कार्टल है एक्चुअली, ग्रुप कार्टल रहने दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जिसके पास ऑयल के रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो सब मिले थे और एक अपना ग्रुप बना दिया ओपेक, कि भाई जो भी ऑयल का प्रोडक्शन है उसको और ऑयल की प्राइसेस को हम सब कंट्रोल करेंगे, कि कितनी सप्लाई देनी है, कितनी डिमांड है, वो सब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी के रिलेटेड इसको एक्सपेंड किया हमने कि यार पहले तो जो कंट्रीज बनी थी वो थोड़ी सी कंट्री थी, फिर इसको हमने और एक्सपेंड किया कि यार और भी कंट्री आ रही है जिसके पास ऑयल पड़ा हुआ है, तो हमने जो ओपेक था उसको बना दिया ओपेक प्लस। ठीक है, ओपेक के अंदर हमारी 12 कंट्रीज आ रही थी, ओपेक प्लस के अंदर हमने और एक्सपेंशन किया और 10 और को जोड़ लिया। बस चलिए आगे देखते हैं। जेनेसिस क्या क्या है ओपेक का, तो भाई बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 के दौरान बना था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला ने मिलकर बनाया था। क्या इंडिया इसका मेंबर है? डेफिनेटली नॉट, हमारे यहाँ पे ऑयल है ही नहीं, तो हम इसके मेंबर कैसे हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और 1960 में क्यों बनाया था, आपको क्या लगता है क्यों बनाया होगा? क्योंकि उस वक्त ऑयल प्राइसेस जो थे ना वो एकदम राइज कर रहे थे, और कई बार क्या हो रहा था कि ऑयल प्राइसेस, इन लोगों ने प्रोडक्शन बहुत कर दिया, प्रोडक्शन इतना किया कि सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई तो मार्केट में प्राइसेस कम हो गए, तो उल्टा सुल्टा हो रहा था। फिर इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम खुद डिसाइड करेंगे कि कितनी सप्लाई है कितनी प्राइस है, और हमारा एम क्या रहेगा कि सबके पास फेयर और स्टेबल प्राइसेस रहे, इजी रहे, दैट्स इट। हालांकि ये लोग अपनी डिक्टेटरशिप करते हैं, वो अलग बात है। फिर है पीएलआई स्कीम फॉर एसईसी बैटरी स्टोरेज। एसईसी स्टैंड्स फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल। केमिस्ट्री सेल, हमने हाइड्रोजन सेल से क्वेश्चन देख लिया है, केमिस्ट्री सेल से भी शायद आ चुका है, मुझे पक्का नहीं याद है, शायद कुछ पूछा है केमिस्ट्री सेल से, बट इग्नोर करते हैं अभी। क्या होता है ये एडवांस केमिस्ट्री सेल? तो भाई जो केमिकल्स होते हैं उसका हम यूज करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे बैटरी बनती है ना, सेम ऐसे ही होता है, बट ये केमिस्ट्री में काम करती है। अब लंबे टेन्यूर तक इसमें स्टोर कर, उसका फायदा यही होता है कि इसमें जो रिचार्ज खत्म होता है ना वो बहुत कम होता है, तो वो इसका फायदा है। इस हमारा एम क्या है, तो भाई गीगा स्केल एसईसी हम बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाएंगे। ठीक है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, एटलीस्ट 25% जितना, और रेज करके 60% जितना हमारा जो भी डोमेस्टिक वैल्यू है वो यहाँ से हम उसकी कोशिश करेंगे। हटाइए, इसमें कुछ भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये केमिस्ट्री सेल क्या होता है वही काफी है। और हाँ, इसमें ना छोटी सी बात याद रख लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखी गई है। भाई केमिस्ट्री में हम यूजुअली यूज क्या करते हैं, यूजुअली, ठीक है, बहुत कुछ यूज हो सकता है, तो भाई हम लेड एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर निकल मेटल का यूज कर लिया, या फिर ना सी से भी किसी का नाम था, उसका भी हम यूज करते हैं। इन शॉर्ट केमिस्ट्री वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें बस हम एनर्जी जनरेट करते हैं फिर स्टोर करके रख देते हैं। चलिए, फिर है पोर्ट ऑफ सेल। समझ लीजिए कोई भी शिप जा रही है, आ रही है, इधर उधर घूम रही है, रास्ते में उसको कुछ रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, या फिर कुछ कार्गो की जरूरत पड़ जाती है, खाना पीना कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल, वो जहाँ पे भी रुकेगी उस जगह को हम बोलेंगे पोर्ट ऑफ कॉल, दैट्स इट। अभी रिसेंटली हमारी जो नाविका सागर परिक्रमा है, जो हमारी आईएनएस तारिणी घूम रही है, वो घूमते घूमते रुकी थी फाकलैंड के आइलैंड, फाकलैंड जो आइलैंड है वहां पे
पोर्ट स्टैनली करके जगह है वहां पे, ठीक है, पोर्ट में रुकी थी इसलिए न्यूज में था। पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, तो इंटरमीडिएट पोर्ट वेयर शिप्स कस्टमर स्टॉप सप्लाई रिपेयर ट्रांसशिपमेंट। ओके चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, अभी अभी हमारी जो आईएनएस तारिणी है वो पैसिफिक में एकदम दूर पहुंची थी, उस जगह का नाम है पॉइंट नीमो, ठीक है, पॉइंट नीमो। तो आपको अगर पूछा जाता है व्हाट इज पॉइंट नीमो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है अपेडा। तो रिसेंटली भी अपेडा ने इंडियन एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर बायोफेक का भी एक अनाउंसमेंट ऑर्गेनाइजेशन किया है इन जर्मनी। बायोफेक क्या है, इट इज वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रेड फेयर ऑर्गेनिक फूड। फेयर मतलब मेला, ठीक है, एक्सपो जैसा। ओके बस अपेडा का काम ही क्या है, तो हमारे यहाँ पे जो भी चीजें होती है उसको प्रमोट करवाना, आगे लेके जाना, उसकी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना और देश विदेश में उसको पहुंचाना, वो अपेडा का काम है। ये बना किसके अंदर है, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985, मतलब अपेडा एक्ट 1985। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। चलिए दूसरा इसका काम में भी देख लीजिए, ये एज अ सेक्रेटेरिएट काम करता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड का, ये जरूरी है, ठीक है। ये एक्रीडेशन बोर्ड है ना, वो पिछले साल लगातार न्यूज में रहा है, तो उसके सेक्रेटेरिएट कौन है, तो अपेडा खुद है, अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अब भी यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे, शुरुआत में वेबसाइट चल ही नहीं रही थी। क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर रश ही इतना था, बहुत सारे लोग भर रहे थे तो वेबसाइट नहीं चल रही थी। वैसे ही कोई भी वेबसाइट है उसमें हम आर्टिफिशियली इतना ज्यादा लोड बढ़ा दें, इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा दें कि वो वेबसाइट काम ही ना करे, कंप्लीटली चल ही ना पाए, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज तो आपको पता चल गया। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, क्योंकि इतना लोड आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन इतना हो गया है कि वेबसाइट काम नहीं कर पा रही है। ये एक टाइप ऑफ साइबर अटैक्स है, ठीक है। और थोड़े टाइम पहले ना शायद माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये किया गया था, तब ये न्यूज में था। ओके, ये करते कौन है, तो ये करते हैं बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है कि अगर किसी डिवाइस को मैंने हैक करके रखा है, ठीक है, हाईजैक करके रखा है, उस डिवाइस का यूज मैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल के लिए करता हूँ, तो वो बॉटनेट होता है, ठीक है। ये सब इन शॉर्ट बॉटनेट मतलब हाईजैक किए हुए सारे डिवाइसेस या फिर कुछ भी ऐसा। तो हाईजैकर्स होते हैं या फिर जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं वो ये बॉटनेट का ही यूज करते हैं, उनके पास बहुत सारा डिवाइसेस पड़े होते हैं। फिर है बैक्टीरियल सेल्यूलोज। सबसे पहले यहाँ पे याद क्या रखना है, सेल्यूलोज को देख लेते हैं फिर बैक्टीरियल को देखेंगे। तो सेल्यूलोज इज मोस्ट अबेंडेड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कहाँ पे हमें मिलता है, तो वे प्लांट्स में ज्यादातर हमें मिलता है, ठीक है। क्या ह्यूमंस के अंदर ये होता है, नहीं, ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम नहीं होता है सेल्यूलेज नाम का, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट सिर्फ सेल्यूलेज करता है। क्वेश्चन इससे आ सकता है कि भाई हमारे अंदर सेल्यूलोज है या नहीं है, या फिर हम डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। पर क्या प्लांट्स और वो टर्माइट्स कैटल्स वो सब कर सकते हैं, यस वो कर सकते हैं, उनके अंदर ये होता है। चलिए अभी ये है बैक्टीरियल सेल्यूलेज, उसका क्या काम था, तो रिसेंटली ये सेल्यूलोज का ही यूज करते हुए बैक्टीरियल सेल्यूलोज का हमने एक बैंडेड बना दी है, इसलिए न्यूज में था। बैंडेड क्या काम करेगी, प्लांट को हील करेगी, हमारे में नहीं लगाएगी, हम उंगली में नहीं लगाने वाले हैं। बैक्टीरियल सेलुलोज इट इज अ नेचुरल पॉलीमर जो कि हाई प्योरिटी, स्ट्रेंथ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। एप्लीकेशन इसका मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, फूड में हो सकता है। अगर आपको पूछ ले कि भाई सेलुलोज का यूज कहाँ पे होता है, जैसे हर बार यूपीएससी पूछता है ना अलग अलग चीजों का, तो आप हर एक में हाँ ही बोलना, क्योंकि अगर ये एक जगह पे हो सकता है तो 10 जगह पे हो सकता है। चलिए आगे। फिर है सोलर कोरोनल होल्स। क्या होता है ये, तो कोरोनल होल्स यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट, तो इट इज डार्क एरिया इन सोलर कोरोना। सबसे पहले तो भाई सोलर कोरोना क्या है, तो देखो ये सन है, सन की जो आउटर लेयर है ना उसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो हमारी कोरोना है, और इसी कोरोना के अंदर सारा का सारा क्या सन चमक रहा है, नहीं, कुछ कुछ एरियाज जो है वो डार्क है, ठीक है, ये डार्क है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोनल होल्स। और देखो ये डार्क इसलिए दिखते हैं क्योंकि कंपेरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, मतलब पूरे सन में समझ लीजिए कि 100 सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो होता है ना वो 89 का टेम्परेचर है या फिर 85 का टेम्परेचर, तो कंपेरेटिवली उससे कम होता है, इसलिए ये हमें थोड़े से कूल और लेंस डेंस और लेस डार्क और ज्यादा डार्क दिखते हैं। इसी के जैसा दूसरा क्या होता है, तो इसी के जैसे दूसरे होते हैं सन स्पॉट्स, ठीक है, सन स्पॉट ये भी सेम होता है, बट यहाँ पे क्या है, ये कोरोना में है और वो होते हैं वो सन में होते हैं। और इस एरिया से हमारी हाई सोलर विंड्स पास हो सकती है, हाई स्पीड सोलर विंड एस्केप इनटू द स्पेस, यस, क्योंकि ये पकड़ नहीं पाता है। सोलर वेव डेवलप कैसे होते हैं, तो भी एनी टाइम हो सकते हैं और एनी लोकेशन ऑफ सन हो सकते हैं। चलिए फिर हमारा था C40। अभी आपको मैं C40 पूछ लूं क्या पता है, नहीं पता होगा, नाम भी अलग है। तो ये क्या होता है, इट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नियरली 100 मेयर्स
जो कि लीडिंग सिटीज होती है उनके होता है। लीडिंग सिटीज मतलब जो पावरफुल सिटीज है, काफी डेवलप्ड सिटीज है, उनके होते हैं, और वो सामने आते हैं, सब मिलते जुलते हैं और बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर। बस यही न्यूज में था, ठीक है। तो याद रखना C14 भाई 100 मेयर्स मिलते हैं डेवलपिंग सिटीज के, सॉरी डेवलप्ड सिटीज के, जो कि वर्ल्ड लीडिंग सिटीज है, और सब मिलके जुल के बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस की, ठीक है। C14 और रिसेंटली C14 और UN हैबिटेट ने मिलकर मीटिंग की थी, और वहां पे उन्होंने अनाउंस किया था अर्बन प्लानिंग का प्लान। क्या लॉन्च किया उन्होंने? तो अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर लॉन्च किया। इसमें सिटी इमिशन अपना कम करेगी बाई 20%, 25% बाई 2050। UN हैबिटेट की बात करें, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो 1978 में ये फॉर्म हुआ था। इसका मिशन क्या है? तो सोशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज बनाना है। यस, हैबिटेट, तो जहां पे हम रह रहे हैं उसी को अच्छा करना है। इसके अंदर इनिशिएटिव क्या है? तो भाई न्यू अर्बन एजेंडा इसका है, वन ऑफ द इनिशिएटिव है। चलिए, और कोई तो न्यूज हमारी बाकी नहीं है, राइट? यस, ओके। और कल हम क्या करेंगे पता है? कल ना हम 2023 के और 2022 के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे ये 24 में हमें काम आ सकते थे, और कैसे इसका यूज करते हुए हम 25 को हल्का सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।